अजीत अजीत डोभाल जो आज हालिया करंट सिचुएशन में एनएसए भी रहे हैं, एनएसए भी हैं, 5th नंबर के हैं ये। इनके बारे में जानते हैं, आइए शुरुआत से। फुल नेम, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार डोभाल। डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1945 को इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और ये गढ़वाली ब्राह्मण है और जो हिंदू परिवार है इनका। फादर नेम, इनके पिताजी का नाम है गुणानंद डोभाल और वाइफ है अनु डोभाल और इनके बेटे का नाम है विवेक डोभाल एंड शौर्य डोभाल। तो ये है इनके बारे में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड। और आइए अब इनके बारे में जानते। हाँ, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो इनके पिताजी हैं ये इनके इकलौते सन हैं और ये थोड़े उस टाइम पे ज़्यादा लाडले हो गए थे और बिगड़ गए थे, तो इन्हें बोर्डिंग स्कूल में भी भेजा गया था, इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। और इन्होंने कहा है कि वो जो बोर्डिंग स्कूल का इन्वायरमेंट था वो इनके लिए वाकई में एक माइलस्टोन साबित हुआ इनके करियर में, इनके प्रोफेशन में, क्योंकि वहाँ से इन्हें अकेला रहना सीखा, जो कि इनके प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी था, जहाँ से ये अपने आप को, अपनी खूबियों को और निखार पाए। चलो आइए अब जानते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। और इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई इकोनॉमिक्स फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी 1967। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। और चलो इनके कुछ और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। ही वॉज अवार्डेड ऑन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्रीज फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी इन दिसंबर 2017 in science and in May 2018 from Kumaon University in literature. He was awarded an honorary doctorate in philosophy by Amity University in November 2017. तो इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये पाकिस्तान में स्पाई के तौर पर कार्य करने गए थे, 7 साल के लिए ये वहाँ पर रहे थे, तो पाकिस्तान में इनके साथ 2 इंसिडेंट हुए थे। पहला इंसिडेंट तो अब आप खुद देखिए, इन्होंने एक उसमें समाचार पत्र में इसके बारे में खुद बताया है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों?
उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं, मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं, लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा था। चलिए। और दूसरा इंसिडेंट है, जब ये लाहौर में थे तो वहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम था, मेले टाइप में था। तो वहाँ पे इनकी जो गेटअप लिया था इन्होंने एक सपाई का, उसमें जो इनकी दाढ़ी थी वो थोड़ी नकली दाढ़ी थी, वो बाहर निकल गई थी। तो एक आदमी इनको आके टोकता है कि अरे आपकी तो दाढ़ी निकल गई है। तो फिर ये हिचके और वहाँ से भाग लिए। तो एक ये भी इंसिडेंट था जहाँ ये पाकिस्तान में पकड़े जा सकते थे, लेकिन ये नहीं पकड़े गए। और अब जानते हैं इनका करियर कहाँ से शुरू हुआ। करियर 1968 में आईपीएस फर्स्ट पोस्टिंग केरला 1968 में मिली थी। हाँ, जैसे इनको फर्स्ट पोस्टिंग केरला में मिली 1968 में, ये 1968 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और इनके साथ केरला में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईबी इन 2005। हाँ, इन्होंने 1972 के पास जो अपना वो था वो आईबी की तरफ मूव कर लिया था। मतलब इन्होंने जो ये आईपीएस थे फिर ये आईबी कैडर में चले गए थे, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे ये। कीर्ति चक्र, हाँ, ये इकलौते फर्स्ट मैन है ये करने वाले, कीर्ति चक्र लेने वाले, जो एक गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? जो युद्ध के क्षेत्र में बहादुरी दिखाने के लिए सैनिक या किसी आर्मी वाले बंदे को दिया जाता है, लेकिन ये पुलिस से था और इसने ये कीर्ति चक्र लिया है, जो परमवीर चक्र के बाद दूसरे स्थान पे आता है। तो ये 1988 में इन्हें मिला था। इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है ऑफ कोर्स। और इनके निक नेम क्या है? निक नेम इन्हें सुपर कोप बोलते हैं, और इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। और करंटली जो इनकी सर्विस है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में चल रही है, और ये 5th नंबर के एनएसए हैं। तो एनएसए जब ये बने तो इससे पहले इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे? वो कहते हैं ना कि गुरु अच्छा होना चाहिए, तो इनका गुरु था MK नारायणा 3rd एनएसए, इसलिए इन्होंने ये स्पेशल ऑपरेशन और भी अच्छे तरीके से किए हैं। तो इनके जो स्पेशल ऑपरेशन है जिनके कारण ये फेमस हुए, जिन्हें जेम्स बॉन्ड का, मैंने बताया था ना 1968 में जब ये आईपीएस लगे थे तो इन्हें केरल कैडर मिला। तो केरल में 1 साल बाद ही नहीं दंगे, केरल में कम्युनल राइट हो गए, दंगे हो गए वहाँ पे पोस्टिंग, तो इनकी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई कि देखते हैं कि भाई नया आईपीएस है क्या इस दंगे को रोक पाएगा। और हुआ ये कि इन्होंने वहाँ गए और दंगे रुक गए, इसलिए ये यहाँ से भी इनके बारे में एक अच्छी कैरेक्टर बन गया। केरल के थालेश्री जगह डिस्ट्रिक्ट कन्नूर में दंगे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने दंगे रोक दिए थे। और दूसरा मिजोरम में इंसर्जेंसी रोकी। इसके बाद जो मिजोरम था, मिजो नेशनल फ्रंट, वहाँ पे भी इन्होंने एक तरह से सफाई के रूप में ही कार्य किया और मिजोरम में इंसर्जेंसी को काफ़ी हद तक रोक दिया। यहाँ से भी इनको काफ़ी सफलता मिली। तीसरा था हाईजैक प्लेन का नाम था IC-814, जो नेपाल के काठमांडू से चला था और वहाँ पे इसको हाईजैक कर लिया। फिर ये कंधार 1999 सन में ये अफगानिस्तान के कंधार में गया था प्लेन, जिसमें 176 पैसेंजर थे। वहाँ पे इनकी इंट्रोलोकेटर की भूमिका थी। इन्होंने एक नेगोशिएट किया वहाँ पे आतंकवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, जहाँ 3 सदस्यीय टीम थी जिनमें से एक अजीत डोवाल भी थे। यहाँ भी ये इनके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ आगे वाले NSA बनने के लिए। अब चौथा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 ये अमृतसर मंदिर से रिलेटेड है।
जहाँ पर ये पाकिस्तान की तरफ से सिख बन के ISI का एजेंट बन के वहाँ पे उनके अमृतसर मंदिर के अंदर ही चले गए थे ये, और इन्होंने खालिस्तानियों के साथ मेल मिलाप किया और वहाँ की जो सीक्रेट जानकारी थी वो निकाली, और इन्होंने इनका आत्मसमर्पण कराया था खालिस्तानियों का। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर में 100% सफलता मिली थी। ओके, फिफ्थ स्पाई इन पाकिस्तान, ये तो आपने बता दिया, 7 साल तक ये वहाँ पे रहे थे पाकिस्तान में। और इराक मिशन 2014, इस टाइम हमारी करीबन 46 नर्स थी जिनको वहाँ पे बंधक बना लिया गया था इराक में। तो वहाँ पे भी ये स्पेशल गए थे, उनको मीटिंग को वहाँ पे खुद इन्होंने पर्सनल सर्विलेंस किया था इन्होंने वहाँ पे, और ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा था। 46 की नर्स वापस आई थी हमारी। और सातवां, मास्टरमाइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 28 सितंबर 2016 को हमारी पैरा एसएफ द्वारा की गई थी। तो हम सोचते हैं कि इसमें अमित शाह और मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेन भूमिका थी। मोदी ने तो क्लीन चिट वो परमिशन दी थी, लेकिन जो असली में मास्टरमाइंड था वो ये था, अजीत डोवाल। और हाँ, और एक और 8वां पॉइंट, डोकलाम। जो डोकलाम विवाद हुआ था उसमें भी इनकी वजह से ही हमें चीन को एक धक्का देने में, चीन को दिखाने के लिए कि ये भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, इसमें भी अजय डोवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो